छुट्टियाँ कैसे गुजरी थीं पता ही नहीं चला था। वो 31 दिसंबर का दिन था। मेहरू सुबह से उसे फ़ोन कर रही थी। मेहरू हानम की क्लास में एक और लड़की और लड़के से अच्छी बोलचाल हो गई थी। इनफैक्ट लड़की तो अब उन्हें अपनी फ्रेंड सी कहती थी, जिसका नाम अक्सा था। हानी मान जाओ ना प्लीज़, देखो अक्सा मुझे रोज़ाना कॉल करती है। वो छोटी सी न्यू ईयर पार्टी दे रही है। हम चलते हैं ना? मेहरू उसकी मिन्नतें कर रही थी। मेहरू, मेरा रात के फंक्शन अटेंड करने को दिल नहीं करता, ये तुम भी जानती हो। और फिर न्यू ईयर 12 बजे तक हानम सोच भी नहीं सकती थी। मेरा नहीं तो अक्सा का ही दिल रख लो, वो स्पेशल हमारे लिए ये सब कर रही है, हमें जाना चाहिए। मेहरू चाहती थी कि वो किसी भी तरह मान जाए। मैं इतनी रात गए तक बाहर नहीं रह सकती, अम्मी परेशान होगी। आंटी से मैं बात कर लूँगी, बस तुम हाँ करो, हम 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगी। ठीक है। आनम ने एक गहरा सांस लिया था। वो जानती थी कि मेहरू उसे मना कर ही दम लेगी। अक्सा का घर गुलबर्ग में था। वो दोनों 7 बजे के करीब उसके घर पहुंच गई थी। मेहरू का ड्राइवर उन्हें छोड़ गया था और उसी ने ही लेने आना था। अक्सा ने मुश्तिली से उनका इस्तकबाल किया था। उसके घर में उसकी बहन, अम्मी और मुलाजमाओं के अलावा और कोई मर्द नहीं था। आनम को ये देखकर थोड़ा इत्मीनान हुआ था। क्लास की कुछ और लड़कियां और अक्सा की कजन्स भी थीं। उन सब ने मिलकर बारबेक्यू किया। गर्ल्स के फंक्शन अच्छा जा रहा था। आरजे आएगा ना? अक्सा की एक कज़न ने धीरे से उसके कान में पूछा था। अल्लाह करे आ जाए। बहुत मिन्नतें की थी मिक्की की कि किसी तरह वो उसे ले आए। वो कह रहा था कि आरजे आज तक अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं गया। उसका आना नामुमकिन है। अक्सा का लहजा अफसरदा था। तो तुम कह देती कि हम बाहर कर लेंगे फंक्शन। मैंने कहा था, अब देखो, ये वही लड़की है ना जिसकी आरजे से नहीं बनती। अक्सा की कज़न ने सुनहरी बालों वाली लड़की की तरफ इशारा किया, जिसके बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, जिनमें नीचे से कर्ल डाले गए थे। हाँ, ये उम्मे हानम है। वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आरजे को काफ़ी नापसंद करती है। हम्म, इसे देखकर लगता भी है। हानम मेहरू के साथ बारबेक्यू करने में मगन थी। वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। उन्होंने लॉन में डेरा डाला हुआ था। अचानक काफ़ी शोर उभरा था। बाहर का गेट खुला था और फिर अंदर काफ़ी सारे लड़के आए थे। हानम का रंग तो लड़कों को देखकर फीका पड़ा था। मेहरू ने उसे कहा था कि वहाँ कोई लड़का नहीं होगा। और अब हानम ने एक शिकायती नज़र मेहरू पर डाली जो नज़र चुरा गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मेहरू ने हानम से झूठ बोला था और धोखा दिया था। हानम अपना दुपट्टा सर पर डालते हुए अंदर की जाने बढ़ गई थी। हानम का दिल दुखा था। उसे मेहरू से इस चर्चा बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी, जिस फंक्शन में लड़के होते थे वहाँ हानम को अनकंफर्टेबल महसूस होता था। वो सीधा अक्सा के कमरे में आई थी। उसे सबसे पहले घर फ़ोन किया था। अम्मी, रहीम अंकल को लेने भेज दे, वहाँ हमको एड्रेस पता है। मैंने उसे 15 मिनट पहले ही भेज दिया था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। आनम ने सुकून का सांस लिया था। बालों को अच्छे तरीके से बांधने के बाद अब वो अपने दुपट्टे से हिजाब करने में मसरूफ़ थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब दुपट्टा नहीं हिलने वाला, उसे अपना कोट उठाकर पहना था, जो यहाँ आने के बाद उतार दिया था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे में खड़े इंसान को देखकर थक रह गई थी। आज ये दरवाजे में खड़ा पतीसी निकाले उसे देख रहा था। अनम को उसे अपने सामने देखकर सर चकरा गया था। उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आएगा। खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी थी। राज साधु। अनम ने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की थी, अलबत्ता उसका नाजुक सा दिल कांप रहा था। अगर नहीं दिया तो? वो पूछ रहा था। यही पहली मर्तबा था जो वो दोनों इस तरह ज़ाती तौर पर आमने-सामने आए थे, नहीं तो अक्सर सेमिनार रूम में ही मिलते थे। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझ आई? शराफत से रास्ता छोड़ो मेरा। उसकी बात पर आरजे का कहका बुलंद हुआ था। शराफत नाम की चीज़ मुझे छूकर नहीं गुजरी। मैं बस यहाँ पर कुछ चेक करने आया था। वो पुरसरार से लहजे में कहता उसकी तरफ बढ़ा था। हानम एकदम उछली थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। मैंने सुना है मिस उम्मे हानम। वो उसकी तरफ झुककर बहका-बहका सा कह रहा था। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, हानम का हाथ उठा था और आरजे दंग रह गया था। अपनी बकवास बंद रखो, तुम हो ही घटिया। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद अब वहां से भाग गई थी। मैंने सुना है कि मिस उम्मे हानम बाकी लड़कियों से अलग है। वो दूसरों की तरह आरजे की खुशामद नहीं करती। मैंने सुना है वो वाहिद लड़की है जो आरजे को दिल से नापसंद करती है। और मैंने बिल्कुल ठीक सुना मिस उम्मे हानम, तुम वाकई अलग हो। वो कहका लगाकर हंसा था। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका था। वो अपनी गाल पर हाथ रखे उसे सहला रहा था, अलबत्ता होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने आरजे पर हाथ उठाया था और बदले में उसे गुस्सा नहीं आया था,
बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। हनम लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आई थी। उसका दिल अभी तक काँप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय यूँ अकेले में उससे करीब आने की जुर्रत करेगा। हनी मेरी बात सुनो। महरू उसके पीछे लपकी थी, लेकिन वो अनसुनी करते हुए गेट की तरफ बढ़ गई थी। हनी रुक जाओ प्लीज़। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन हानम को लगा था कि अगर वो रुकी तो कुछ गलत कर देगी, अपने साथ या महरू के साथ। हनी, महरू ने फिर पुकारा, मेरे पीछे मत आओ। वो एकदम रुकते हुए चीखी थी। हानम का चेहरा गुस्से को ज़ब्त करने की वजह से सुर्ख हो चुका था। महरू के 14 तवक रोशन हुए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि हानम इतना गुस्सा करेगी। उसके इस तरह चिल्लाने पर महरू के कदम रुक गए थे और हानम खामोशी से गेट पार कर गई थी। महरू को अब अफ़सोस ने घेर लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हानम के जाने के बाद महरू भी घर चली गई थी। उसके बाद आरजे और बाकी लड़के-लड़कियों भी नया साल मनाने के लिए बाहर जा चुके थे। हानम घर आने के बाद खूब रोई थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर उसके थप्पड़ मारने पर आरजे उसे सजा दे देता तो, अगर वो मुस्तकबिल में उसके मारे गए थप्पड़ को माफ़ ना करे तो, उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। फिलहाल रात के आखिरी पहर रोने के बाद सर में होने वाली दर्द की वजह से मेडिसिन लेकर वो मुश्किल से ही सो गई थी। यूनिवर्सिटी 5 जनवरी को ओपन होनी थी। मेहरू ने उसे सैकड़ों मरतबा फ़ोन किया था, लेकिन हानम ने बात नहीं की थी। वो उससे शदीद नाराज़ थी। थक हार कर मेहरू ने भी फ़ोन और मैसेजेस करने बंद कर दिए थे। अब वो उसे यूनिवर्सिटी में ही मनाने वाली थी। छुट्टियाँ कब ख़त्म हुई कुछ पता ही नहीं चला था। 4 जनवरी की शाम को ड्राइवर ने हानम को हॉस्टल छोड़ा था। मेहरू भी कुछ देर पहले ही आई थी। कमरे में दाखिल होने पर हानम ने मेहरू को देखकर सरसरी सा सलाम किया था। उसका गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। मेहरू उसे गौर से देख रही थी, जो संजीदा सी अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। हानी, मेहरू ने उसे पुकारा था। उसे हानम की खामोशी से वहशत हो रही थी। बोलो। हानम का लहजा सर्द था, जबकि मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे, कैसे माफ़ी मांगे। नाराज़ हो? मेहरू ने डरते-डरते पूछा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। नहीं, नाराज़ क्यों होंगी मैं तुमसे? वही रूह को चीरता सर्दपन। यार प्लीज़ गुस्सा करो मुझ पर। चिल्लाओ, चीखो, बुरा-भला कहो मुझे, लेकिन यूँ नज़रअंदाज मत करो। मेहरू का लहजा आखिर में नम हो गया था। हाना अब मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी। एक पल के लिए उसके हाथ साकित हुए थे। मेहरू अच्छे से जानती थी कि हाना बुरा-भला नहीं कहती थी। वो बस खामोशी की मौत मारती थी। देखो, अक्सा ने कहा था कि उसकी कज़न आरजे से मिलना चाहती हैं। अगर आरजे आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी कज़न्स की नज़दीक, और आरजे का उसके बुलाने पर आना नामुमकिन था। इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया, क्योंकि वो जानती थी आरजे और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम आओगी तो तुम्हारा मूड खराब करने वो ज़रूर आएगा। मेहरू ने डरते-डरते सच्चाई बताई थी। मैं कोई सीढ़ी नहीं हूँ मेहरू, जिसके ज़रिए लड़कियाँ आरजे तक पहुँचना चाहती हैं। मैं एक इंसान हूँ और मुझे धोखे से शदीद नफ़रत है। बिलाखिर वो बोल पड़ी थी। हानम की आवाज़ रूंध गई थी। सबने मिलकर उसे आरजे के लिए धोखा दिया था और ये बात उसे दुख पहुंचा रही थी। माफ़ कर दो प्लीज़, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कसम उठाती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मेहरू रोते हुए उसके गले लग गई थी, और उससे ज़्यादा तो हानम भी उससे नाराज़ नहीं रह सकती थी। हानम ने सेमिनार हॉल में जाना छोड़ दिया था। जहाँ उसे आरजे की मौजूदगी महसूस होती, वो उस जगह से 100 कदम के फासले पर रहती। उनका अब तक दोबारा आमना-सामना नहीं हुआ था। शायद वो खुद भी हानम को नज़रअंदाज कर रहा था। हानम उसे समझ नहीं पाई थी। अजीब शख्स था। काम करने के बाद ऐसे हो जाता था जैसे वो काम उस शख्स से नहीं बल्कि किसी और ने किया हो, और जब सामने आता या बोलता था तो महसूस होता था कि वो कुछ नहीं भूलता। लेकिन वो शुक्र अदा कर रही थी कि थप्पड़ के बदले में आरजे की तरफ से अब तक कोई पेशकदमी नहीं हुई थी। हानम ने ये बात भी मेहरू को नहीं बताई थी कि उसने आरजे को थप्पड़ मारा था। यकीनन ये सुनकर मेहरू को अटैक हो जाना था। वो चाहती थी कि वक्त जैसा गुजर रहा था उसे गुजरने दिया जाए। वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खामोशी से बहती ज़िंदगी की पुरसुकून नदी में एक ऐसा पत्थर गिरने वाला था जो उसकी ज़िंदगी के बहाव का रुख एक पल में पलट देगा। उसके फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे। अनम और मेहरू डिपार्टमेंट के लॉन में धूप में बैठी प्रैक्टिकल्स के नोट्स बुक्स तैयार कर रही थी। कुछ ही देर लिखने के बाद मेहरू बोर हो गई थी। हनी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसा लड़का चाहिए? मतलब लाइफ पार्टनर? मेहरू ने अचानक ही कॉपी को एक तरफ रखकर इश्तियाक से आनम से पूछा। कभी सोचा नहीं। आनम ने मोबाइल से कुछ देखकर कॉपी पर लिखते हुए जवाब दिया। फिर भी यार, कुछ तो कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी तुम्हें ख्वाहिश हो, जो तुम्हें लगे कि मेरे हस्बैंड में ये बात होनी चाहिए। मेहरू बाजिद थी।
हम्म, मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर एक स्कॉलर हो, एक इस्लामिक स्कॉलर। आनम ने कुछ देर बाद सोचते हुए जवाब दिया था। वो शायद दुनिया की पहली लड़की थी जिसने अपने जीवन साथी के बारे में ऐसी ख्वाहिश की थी। मेहरू उसकी बात पर होंग बनी उसे देख रही थी। फिर उसका कहका बुलंद हुआ था। वह पागलों की तरह हंस रही थी। आनम ने मेहरू के इस तरह के रद्द-ए-अमल पर खुशमगीन निगाहों से उसे देखा था। तुम, यानी तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर एक मौलवी हो? मेहरू हंस-हंस कर लोटपोट हो रही थी। जी नहीं, मैंने मौलवी नहीं कहा। आनम ने हफ्की से कहा। तो फिर स्कॉलर कौन होता है? मेहरू को अपने दोस्त पर हैरानी हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत सा इल्म हो, एक ऐसा शख्स जिसके पास लोग अपनी उलझनें लेकर आते हों, एक ऐसा शख्स जो लोगों के दिल फेर देने की सलाहियत रखता हो। बेशक हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जिससे लोग मुतासिर हो जाएं। वो जो इस्लाम का एक गलत तस्वुर लोगों के जहन में है, वो शख्स उस गलत तस्वुर को ख़त्म करने की सलाहियत रखता हो। ये सब कहते हुए हानम की आंखें चमक रही थीं। नामुमकिन। मेहरू ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? नामुमकिन क्यों? क्या तुमने कभी ऐसा शख्स देखा है हानी जो एक म्यूटेंट हो, यानी जिसके क्रोमोसोम्स में जेनेटिकली म्यूटेशंस आई हो और म्यूटेशंस उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो? म्यूटेंट देखा है लेकिन फ़ायदेमंद नहीं। आनम ने दिमाग पर जोर देते हुए जवाब दिया था। उससे हमेशा ऐसे म्यूटेंट्स देखे थे जो तब्दीलियों की वजह से एबनॉर्मल होते थे। उनके पुराने मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे थे जो ठीक से बोल नहीं पाते थे, कुछ चल नहीं सकते थे, बड़ा सा सर होता था और कमज़ोर हाथ पाँव। कुछ ऐसे भी थे जो रोते थे, ऐसा लगता था जैसे बिल्ली रो रही हो। और ये सब म्यूटेशंस से होने वाली बीमारियों की अलामात थीं। लेकिन उसे कोई भी मुस्बत म्यूटेंट नहीं मिला था जो नॉर्मल से भी गैर मामूली हो। तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश भी कुछ ऐसी ही है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा। मुझे तो सैकड़ों मौलवी नजर आते हैं जो फ़िरकावारियत पर बात करते हैं, दीन पर नहीं। मेहरू ने एक कड़वी सच्चाई बयान की थी। आज के दौर में ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा था। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ वो तुम्हारे लिए क्या करे? कुछ ख़ास जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो? आज मेहरू उससे जाने क्या-क्या उगलवाने वाली थी। अगर सवाब और गुनाह के दायरे से बाहर निकलकर ख्वाहिश की जाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो खूबसूरत बरसती बारिश भी मेरे लिए कुछ गुनगुनाए, सिर्फ मेरे लिए। आनम के चेहरों पर सातों रंग झिलमिल कर रहे थे। यानी तुम चाहती हो कि तुम्हें आरजे मिले? मेहरू का फिर से कहका बुलंद हुआ था। वो आज आनम की अजीबोगरीब ख्वाहिशात सुनकर पागल हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेहरू की बात पर हानम ने ऐसे रद्दमल का इज़हार किया था जैसे आरजे कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। अब वो खा जाने वाली नस्ल से मेहरू को घूर रही थी, जो हमेशा आरजे का नाम लेकर उसका मूड ख़राब करती थी। अच्छा यार सॉरी, अब नहीं हँसती। मेहरू ने माज़रत की थी। उससे काफ़ी दिनों बाद हानम के सामने आरजे का ज़िक्र किया था। वैसे आरजे को न्यू हेयर कट बहुत सूट कर रहा है। मेहरू ने मिकी के साथ डिपार्टमेंट से बाहर जाते आरजे को देखकर कहा था। वो 2 दिन बाद डिपार्टमेंट आया था और फ़ौरन ही मिकी उसे बुलाने आ गया था। उसके बाल घने थे जो गर्दन को छूते थे, लेकिन अब पीछे से कट चुके थे और जेल लगाकर सर पर मौजूद बालों को खड़ा किया गया था। इसमें सूट करने वाला क्या है? ऐसा लगता है जैसे बालों को एक टुकड़ा सा सर पर रख दिया गया हो। हुँ, अनु ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वाह! वाह! उसके इतने अच्छे हेयर स्टाइल को तो तुमने टोकरे का नाम दे दिया है। मेहरू का कहका बुलंद हुआ था। वैसे ये टोकरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मुझे खुद नहीं पता। अनु ने दोनों हाथों को मुँह पर रखते हुए जवाब दिया था, जैसे कुछ गलत कह दिया हो, और फिर दोनों की हँसी फ़िज़ा में बिखरी थी। क्या तुम एक नई कामयाबी के लिए तैयार हो? हशाम पुरजोश सा पूछ रहा था। आज आरजे की कॉन्वोकेशन थी। उसे एमबीए की डिग्री मिलने वाली थी और साथ गोल्ड मेडल भी। उसने इस बार भी टॉप किया था। हशाम उसकी कामयाबी को लेकर बहुत खुश था। मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ शामू काका, आरजे ने जवाब दिया था। घर में सब बहुत खुश होंगे। बीजान, मधिया, बड़े और छोटे बाबा साईं। डैड का तुम रहने ही दो। उनके नज़दीक तो मैं गधा ही हूँ। अब गधा चारा खाए या सोना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आरजे ने हफ्की से कहा था। हाँ, वाह आरजे, क्या लॉजिक निकाला है। वैसे तुम मान गए, आखिर के तुम एक गधा हो। शामू काका, वह एहतजाजन चिल्लाया था। छोटे बाबा के नज़दीक। हशाम ने बात पूरी की थी, वो हंस दिया था। वो खुश था आरजे की कामयाबी पर, लेकिन आरजे, वो इन सब चीज़ों का आदी था। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? तो ये थी म्यूटेशन से होने वाली बीमारियों की इकसाम। अब हम उनकी तफसील पढ़ेंगे। प्रोफेसर ने प्रोजेक्टर पर कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जेनेटिक एवोल्यूशन पर उनकी क्लास हो रही थी कि कैसे वक्त के साथ साथ क्रोमोसोम्स
और जीन में तब्दीलियाँ आईं और अब क्यों उन तब्दीली की वजह से बीमारियाँ ज़्यादा हो गई थीं। इर्तिका कहता है कि पहले एक सेल था, फिर डबल हुए और फिर वक्त के साथ साथ 15 से इंसान वजूद में आए। ये इर्तिका का नज़रिया है, लेकिन हमें इस्लाम कुछ और बताता है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। प्रोफेसर लेक्चर दे रही थी। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताती हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग हैरान होंगे। कुछ याद आने पर प्रोफेसर की आंखें चमकी थीं। हानम एक्टिव होकर बैठ गई थी। प्रोफेसर अक्सर उन्हें दिलचस्प मालूमात से नवाजती रहती थीं। अमरीकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलेक्स सिल्वर की तहलका हेंस रिसर्च, उन्होंने अपनी इस रिसर्च में कहा कि इंसान ज़मीनी महलूक नहीं है। उनकी इस रिसर्च की बुनियाद पर इर्तिका के नज़रियात का जनाजा उठ गया है। इर्तिकाई साइंसदान लाजवाब हो चुके हैं। इंसान ज़मीन का एलियन है, ऐसा वो कहते हैं। उनकी बातें सुनकर हानम चौंकी थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में पहला ये दावा किया है कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असली रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सियारे पर तहलीक किया गया और किसी वजह से उसके असल सियारे से उसकी मौजूदा रिहायशी सराय ज़मीन पर फेंक दिया गया। प्रोफेसर ने दिलचस्पी से बताना शुरू किया था। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुनसिफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब में उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। ज़हन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तहलीक किया गया और जहाँ ये रहता रहा है, वो स्यारा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी, जैसे वीआईपी कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोटी रोज़ी के लिए कुछ करने की भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। और ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी, जिसे इतनी लग्ज़री लाइफ़ मयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय पहाड़ जैसा मौसम रहता था और वहाँ पर सूरज जैसी खतरनाक स्यादे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बिल्कुल नहीं थीं, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ़देह होती हैं। क्या वाक़ई ऐसा था? हानम ने सवाल किया था। बिल्कुल, हो सकता है। अब आगे सुनें। तब इस मखलूक़ इंसान से कोई गलती हुई। उसको किसी गलती की वजह से इस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था, जिससे इंसान को इस सियारे से निकाला लगता है। वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी, जिससे कंट्रोल में सियारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सज़ाए जज़ा के तौर पर किसी भी वक़्त भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी, जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ़ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुशकी के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं, जो सिर्फ़ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है, जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, उनमें से चंद एक साबितशुदा ये हैं। क्या मैं उन पॉइंट्स को बयान करूं? आरजे ने प्रोफेसर की बात काटी थी। सबने चौंक कर उसे देखा था। प्रोफेसर को हैरत हो रही थी कि वाकई वो लड़का इस रिसर्च को जानता था। अगर जानता था तो फिर भी। नंबर 1, ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जहाँ से इंसान आया है, उस जगह की फोर्स ऑफ ग्रेविटी में बहुत फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है, वहाँ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से हैं। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं, वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं, जो ज़मीन पर बस रही हैं। डॉक्टर एलियस लिखता है कि आप इस रोए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज़ में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज से मुब्तला होते हैं, जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छुआओं या धूप से हो। हानम आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। जैसे आरजे बोल रहा था,
हानम का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके जहन में कुछ गर्दिश करने लगा था। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सियारे पर नहीं, बल्कि कभी-कभी उस पर बिलावजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है, जैसे किसी परदेश में रहने वाली पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है, तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा। जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाए, तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। उसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारे ज़मीन पर जाने वाले दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा है। नंबर 7, ज़मीन के असल रिहायशी जानवरों को अपनी ग़ज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़ज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़ज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करना पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर उसके मैदे और जिस्म के मुताबिक वो ग़ज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि इंसान ज़मीन का रहने वाला नहीं है। जब ये अपने असल सियारे पर था, तो वहाँ उसे खाने पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़ज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। मज़ीद ये अकेला 2 पाँव पर चलने वाला है, जो उसके यहाँ पर एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को ज़मीन पर रहने के लिए बहुत नम और गद्दास बिस्तर की ज़रूरत होती है, जबकि ज़मीन के असल बासी यानी जानवरों को इस तरह नरम बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। ये इस चीज़ की अलामत है कि इंसान के असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरम और नाजुक थी, जो उसके जिस्म के नाज के मुताबिक थी। नंबर 9, इंसान ज़मीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पर किसी भी जानवर, बंदर या चिंपैंजी वगैरह। की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सियारे से ज़मीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। इंसान को जिस असल सियारे पर तहलीक किया गया था, वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। उसकी नर्म और नाजुक जिल्द जो ज़मीन के सूरज की धूप में झुलस कर स्याह हो जाती है, उसके पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी अपनी नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिशों में रहता है। जिस तरह उसे अपने सियारे पर आरामदेह और पुरताइश बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो ज़मीन पर आने के बाद भी उसी के लिए अब भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूं। जैसे खूबसूरत, कीमती और मजबूत महलात मकानात उसे वहाँ उसके माँ बाप को मैसर थे, वो अब भी उन्हीं जैसे बनाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सब जानवर और मखलूक़ात इससे बेनियाज हैं। यह ज़मीन की मखलूक़ात अकल से आरी और थर्ड क्लास ज़िंदगी आती हैं, जिनको ना अच्छा सोचने की तौफीक है, ना अच्छा रहने की, और ना ही अमन सुकून से रहने की। इंसान इन महलूक़ात को देख देख कर ख्वार हो गया है, जबकि उसकी असलियत मोहब्बत, फ़नून लतीफ़ा और अमन और सुकून की ज़िंदगी है। ये एक ऐसा कैदी है जिसे सज़ा के तौर पर थर्ड क्लास सियारे पर भेज दिया गया, ताकि अपनी सज़ा का दौरानिया गुजार कर वापस आ जाए। डॉक्टर एलियस का कहना है कि इंसान की अक्ल और शौर और तरक्की से अंदाज़ा होता है कि उसके एलियन वालदैन को अपने सियारे से ज़मीन पर आए हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ हज़ार साल ही गुजरे हैं। ये अभी अपनी ज़िंदगी को अपने पुराने सिराए की तरह लग्जरी बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। कभी गाड़ियाँ ईजाद करता है, कभी मोबाइल फ़ोन। अगर उसे आए हुए चंद लाख भी गुजरे होते, तो ये जो आज ईजादात नज़र आ रही हैं, ये हज़ारों साल पहले वजूद में आ चुकी होती, क्योंकि मैं और तुम इतने गए गुजरे नहीं कि लाखों साल तक जानवरों की तरह रहें और तर्ज की ज़िंदगी गुजारते रहते। ऐसा ही है ना प्रोफ़ेसर? आरजे ने तस्दीक चाही थी। प्रोफेसर ने हैरानगी से सर हिलाया था। उसे हर चीज़ असबर होती थी। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? वो पूछ रहा था। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी दलाइल में कोई अभी तक झूठा नहीं साबित कर सका। प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया। मैं उसके साइंसी दलाइल और मफरूज़ों पर गौर कर रही हूँ। ये कहानी एक साइंसदान बयान कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकी दास्तान है, जिसे इंसानों की हर इल्हामी किताब में बिल्कुल उसी तरह बयान किया गया है। मैं इस पर इसी तफसील से नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप सभी अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के किस्से को अच्छे से जानते हैं। साइंस अल्लाह की तरफ चल पड़ी है। साइंसदान वो सब कुछ सोचने और कहने पर मजबूर हो गए हैं
जो अम्बिया अकराम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। मैंने नस्ल इंसानी पर लिखना शुरू किया था। अब इस तहरीर के बाद मैं इस सिलसिले में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकूंगी। इर्तिका के नज़रियात का जनासा उठ चुका है। अब इंसानों की सोच की समेत दुरुस्त हो रही है। ये स्यारा हमारा नहीं है, ये मैं नहीं कहता, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार बता दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी अजीम किताब कुरान हकीम में बार बार लातादाद मर्तबा यही बता दिया कि इंसानों, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी आजमाइश की जगह है, जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। माफ़ कीजिएगा मैम, लेकिन जिस साइंसदान ने ये मफरूज़ा पेश किया है वो एक मुनसिफ भी है, और मुनसिफ ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। आरजे ने प्रोफेसर की बात काटी थी। आपने कहा उसके मुशाहिदात को गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी साइंसदान एलिस सिल्वर से मुत्फिक नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में उसने कहा कि जानवरों को मौसमी बुखार नहीं होता, जबकि ये गलत है। मौसमी बीमारियों के अक्सर जानवरों को इंजेक्शन लगते हैं। इस्लाम का थोड़ा असर हो गया है उस पर, इसलिए उसने ये सब कुछ लिख दिया, वरना जो नतीजा आपने निकाला है ऐसा कुछ नहीं है। आरजे का लहजा तमस्साना था। प्रोफेसर खामोश हो गई। तो साइंस कहाँ तक 100% दुरुस्त है मिस्टर आरजे? साइंस कहती है कि म्यूटेशन से होने वाली तब्दीलियों से जो बीमारियां पैदा होती हैं, खास तौर पर ट्रिसोमी, जिसमें एक क्रोमोसोम इजाफी होता है, में जानदार को फ़ायदा होता है। जबकि मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एक म्यूटेंट हो, जिसे म्यूटेशन की वजह से कोई खासियत मिली हो। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हनम की बात सुनकर आरजे मुस्कुराया था। उसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत महसूस हुआ था उसकी बात सुनकर। आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा कोई म्यूटेंट मौजूद नहीं है? उल्टा सवाल आया था। कहाँ है? अगर है तो बताएं। हनम बासित थी। मसाला आपके सामने है मिस उम्मे खानम, मैं एक ट्रिसोमिक हूँ। आरजे ने खोया धमाका किया था। अमूमन ऐसे लोग बचपन में ही मर जाते हैं, उनके जीने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कंडीशन मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। मेरे पास स्कैनिंग आइस है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, मैं HIV को रेजिस्ट कर सकता हूँ, यानी मुझे एड्स कभी नहीं हो सकता। हनम फटी फटी आंखों से आरजे को देख रही थी। वो बचपन में हॉलीवुड मूवीज में बहुत देखा करती थी, खास तौर पर एक्समैन, जिसमें म्यूटेंट्स होते थे। उन म्यूटेंट्स के पास कोई ना कोई खासियत होती है। आज वो हकीकत में एक म्यूटेंट को देख रही थी। वो वाकई स्कैन करने वाली आंखें और दिमाग रखता था। हनम समेत वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया था। उससे खैर मामूली चीज़ों का सुना था, आज हकीकत में एक ऐसे इंसान को देखा था, तो हालत अजीब हो रही थी। वो शख्स शायद जानता नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा था। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? और सामने खड़ा शख्स छुटलाता था। हर एक नेमत जो उसे दी गई थी, वो सिर्फ उसे अपना हक समझकर इस्तेमाल करता था। मिस्टर आरजे, ये सब जानने के बावजूद भी आप खुदा पर यकीन नहीं रखते? वो बिला इख्तियार ही पूछ गई थी। इसमें खुदा को मानने वाली क्या बात है? ये एक बीमारी है, बस मेरी किस्मत कि ये बीमारी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। वो आम से लहजे में कह रहा था। और अगर ये बीमारी वाकई आपके लिए अज़ाब बन जाती तो? नहीं बनी ना, और मैं किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ कर नहीं करता कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो ऐसा हुआ ही नहीं। खैर, क्लास का वक्त ख़त्म हो चुका है, फिर मुलाकात होगी प्रोफेसर। गुड बाय। वो क्लास से बाहर चला गया था। आना खामोशी से उसे ज़्यादा देख रही थी, जबकि उसके जहन में सुबह तलावत की गई आयत गूंज रही थी। अल-बकरा 18। और वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये नहीं पलटेंगे। आरजे तो चला गया था, लेकिन हानम को उलझन में डाल गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में नेमतों से इतना नवाजा क्या शख्स नहीं देखा था। जहाँ उसे आरजे पर रश आया था, वहीं अफसोस भी हुआ था। कैसे नवाजे हुए शख्स का क्या फ़ायदा, जिसे कुछ नजर ना आता हो। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरू शौक से हानम के पास आई थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है, हानम ने संजीदगी से जवाब दिया था। प्रोफेसर चाचू की नहीं, और कुछ देर बाद वो दोनों भी क्लास से बाहर निकल आई थी। उम्मे खानम, उसे अपने अब से आवाज़ सुनाई दी थी। हानम ने जैसे ही पलटकर देखा, उस्मान मलिक उसके सामने खड़ा था। कैसी हैं आप? वो खुशदिली से पूछ रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपको अपनी टीम का हिस्सा बनने की ऑफ़र की थी। आपने बताया नहीं कुछ। वो पूछ रहा था। जी मुझे याद है, दरअसल पेपर्स हो जाए फाइनल तो मैं सेमिनार अटेंड करना शुरू कर दूंगी। हानम ने सलीके से जवाब दिया था। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से एग्ज़ाम से और फिर मेरी टीम की मेंबर बने। वो मुस्कुराकर कहता वापस जा चुका था, जबकि वो दोनों भी गेट की तरफ बढ़ गई थीं।
उनके फाइनल पेपर शुरू हो गए थे। हर कोई किताबों और नोट्स में सर दिए पढ़ता नजर आता था। कुछ देर पढ़ने के बाद हानम उकता जाती थी और फिर मोबाइल पकड़कर वीडियोस देखना शुरू कर देती थी। अभी भी वो यूट्यूब पर किसी लड़के का इंटरव्यू सुन रही थी जो मुसलमान होने से पहले मुल्खत था और अब अपनी कहानी सुना रहा था। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता था। मुझे लगता था कि कोई भी मज़हब मुकम्मल नहीं है। मेरा दोस्त यहूदी था। मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पर यहूदियत का मुताला किया और मैं मुतासिर हुआ। मुझे लगा मुझे ये मज़हब अपनाना चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत, यहूदियों के रब्बी ने कहा कि वो अपने मज़हब में किसी को दाखिल नहीं होने देते। मुझे अफ़सोस हुआ और फिर अल्लाह का करम हुआ। इस्लाम को पढ़ना चाहा और फिर दिल ईमान ले आया। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कह रहा था? मेहरू एकदम चौंकी थी। क्या? हानम हैरान हुई। यही यहूदी वाली बात? मेहरू हैरान थी। हाँ, ठीक कह रहा था वो। यहूदी किसी बाहर वाले को अपने मज़हब में दाखिल नहीं होने देते। हानम ने बताया। क्या तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मुझे तो अभी पता चला। मेहरू हैरान सी बता रही थी। इसकी वजह क्या है? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बनी इसराइल अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे। यहूदियों को लगता है कि कोई कौम उनसे बढ़कर नहीं है और अगर उन्होंने बाहर से किसी इंसान को अपने मज़हब में दाखिल किया तो उनकी कौम नापाक हो जाएगी। उनकी सदियों से चली आ रही लाडली और पाक नस्ल का तसलसल टूट जाएगा। हानम ने मुख्तसरन जवाब दिया था। कमाल है। मेरू को अभी भी यकीन नहीं आया था और इससे पहले वो कोई और सवाल करती। हानम ने मोबाइल रखने के बाद अब पढ़ने के लिए नोट्स उठा लिए थे और वो खामोश हो गई थी। आखिरी पेपर की तैयारी के लिए वो दोनों मेन लाइब्रेरी आई थीं। लाइब्रेरी में दाखिल होने पर दाएं तरफ शेल्फ लगे थे। हर शेल्फ के अंदर बॉक्स बने थे और उन पर नंबर लिखा हुआ था। बैग, किताब या नोट्स वगैरह लाइब्रेरी के अंदर ले जाना सख्त मना था। मेहरू ने आगे बढ़कर काउंटर पर बैठे अंकल से 2 पास लिए थे। ये पास उन बॉक्स के एक तरफ की चाबी थी जो शेल्फ में बने थे और फिर उसने अपने और हानम के बैग को शेल्फ में रखा था और वापसी पर यहीं पास वापस करने पर उन्हें बैग वापस मिल जाने थे। एग्जाम्स के दिन थे। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स से खचाखच भरी नजर आती थी। आम दिनों में भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद लाइब्रेरी में मौजूद होती थी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जहाँ 1 करोड़ के करीब किताबें, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, हर चीज़ मौजूद थी। एंट्री पर दोनों ने अपना कार्ड स्कैन किया था और फिर वो दोनों लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। सामने ही कंप्यूटर पर हानम को आर्जेंट बैठा नजर आ गया था। क्या वाकई ये किताबें भी पढ़ता है? उसे देखकर हानम ने मेहरू से पूछा था। पढ़ता ही होगा। अब बिना पढ़े गोल्ड मेडल कौन हासिल कर सकता है? मेहरू ने जवाब दिया था। वो दोनों ग्रुप स्टडी करने के लिए आई थीं और ग्रुप स्टडी का सेशन दूसरे फ्लोर पर था। मुझे इससे मिलना है, इनफेक्ट मुबारकबाद देनी है। मेहरू कहते हुए आरजे की तरफ बढ़ी थी। किस बात की मुबारकबाद? हानम हैरान हुई थी। मिकी बता रहा था आरजे की मंगनी हो गई है। मेहरू ने गोया धमाका किया था। हानम तो मुंह खोले उसकी बात सुनकर रह गई थी। क्या वाकई? वो हैरान हुई थी। हाँ। मेहरू शरारत से कहती आरजे की तरफ बढ़ गई थी जब हानम होंक से उसे जाते देख रही थी। हेलो आरजे। मेहरू ने उसके पास जाकर आरजे को मुखातिब किया था। हाय। मेहरू को देखता हुआ वो होशदिली से मुस्कुराया था। गर्दन मुड़कर देखा तो थोड़े से फासले पर मुंह बनाए खड़ी हानम उसे नजर आ गई थी। वो सिरेलब मुस्कुरा दिया था। आप भी किताबें पढ़ते हैं? मेहरू ने पूछा था। जी, कह सकती हैं आप। वो बात गोल मटोल कर गया था। बहुत खुशी हुई आपकी शानदार कामयाबी का सुनकर। थैंक्स प्रीटी लेडी। वो बिना देखे भी महसूस कर सकता था कि हानम इस वक्त कितने गुस्से में थी। लगता है आपकी दोस्त काफ़ी गुस्से में है। अगर आप 1 मिनट से पहले यहाँ से ना गई तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी। आरजे ने शरारत से कहा था। नहीं, वो शॉक्ड है। मेहरू ने जवाब दिया था। किस बात पर? आरजे हैरान हुआ। मैंने उससे कहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रियली? आरजे का कहका बुलंद हुआ था। और आपकी दोस्त इस वक्त सोच रही होगी कि किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। वो हंस रहा था। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जो इसकी जिंदगी में आ गई। हाना उसे कहके लगाते देखकर बड़बड़ाई थी। क्या बात है, इतना जानते हैं आप हानि को? मेहरू हैरान हुई। जी, इससे भी ज़्यादा। बेशक जाकर पूछ लें। वो इस वक्त यही सोच रही है। वो पुरइत्माद था। ठीक है, फिर मिलते हैं। इससे पहले हानम वहां आती, मेहरू उससे बाय कहती हानम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि आरजे उन दोनों को दिलचस्पी से सीढ़ियों की तरफ जाता देख रहा था।